हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 12 जून के क्वेश्चंस जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। डिस्कस करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पूछा था कि क्या मुझे सिर्फ क्वेश्चंस यूट्यूब पे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट जिन बच्चों ने कहा था कि हाँ यूट्यूब पर भी आपको क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहिए, अगर वो बच्चे सिर्फ कंटिन्यूटी में अगर रहते हैं, ठीक है, तो मैं भी वीडियो को डेली कंटिन्यूटी बनाऊँगा। देखो यार, मैं बता रहा हूँ जितने भी इसमें क्वेश्चन जो मैं ऐड करता हूँ सारे PYQ के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, और उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि उससे भैया हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरे को पता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया हुआ, तो वही मेरे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको आप सिर्फ ये समझो कि टॉनिक तरीके से डेली इसको एक देखा करो। 25 मिनट्स का वीडियो रहेगा आपका, ठीक है, और इसमें टेक प्लस नॉन टेक आप सिर्फ ये देख लिया करो। देखना आपका 1 महीना कंटिन्यू अगर फॉलो करोगे ना यार, तो आपका लेवल भैया अलग ही दिखेगा। कुछ मत करना। और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐसा डिस्कस करूँगा कि जैसे कि जो अभी 4th सेमेस्टर वाले बंदे होंगे, जो 6 वाले होंगे, तो भैया दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। जो पास आउट वाले बंदे होंगे ना, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो भाई कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस कर दो, वो उनको तो मज़ा आएगा इसमें डिस्कशन में, ठीक है। लेकिन मेरे को 4th और 6th सेमेस्टर को मतलब ध्यान में रख के मेरे को डिस्कशन करना है। क्लियर है? तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि थर्ड लॉ बोलता है कि भाई कोई भी एक सब्सटेंस जो होगा उसका टेम्परेचर बिलो -273.15 डिग्री सेल्सियस से नहीं हो सकता है, ठीक है, यही थर्ड लॉ है। तो इस टेम्परेचर पर जो है जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके गैसेस के, तो वो जो रेंडमनेस होगी ना मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। रेंडमनेस जब जीरो हो जाएगी तो भैया प्रेशर क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसी को भैया केल्विन ने क्या बोल दिया, जीरो केल्विन बोल दिया। मतलब ये समझ में आ गया कि जो जीरो केल्विन टेम्परेचर, ये कैसा टेम्परेचर आपका, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ठीक है। और केल्विन जो होता है आपका SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पॉइंट पर आपको ये याद रखना है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस जीरो होने के कारण, रेंडमनेस के होने के कारण मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई मोशन ही नहीं है, ठीक है, आराम से बंदा को चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए उसकी क्या प्रेशर भी जीरो हो जाती है इस पॉइंट पे, और एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ याद रखना है कि मान लो कोई एक ऐसा कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड है, मतलब इसमें अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, और बीच में एक पार्टीशन है, यहाँ पे कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, और इधर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब निर्वात है, ठीक है। यहाँ के जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है, और इस बीच वाला जो पार्टीशन को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, इधर के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर आएंगे। तो ये देखा जाता है कि ये जो आपका कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, जो हम लोग मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंशन करने के लिए फ्री छोड़ दिए हैं, तो ये जो प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप लोगों को क्या पता है कि del Q इज इक्वल टू जो होता है del W प्लस du। अगर ये पूरा आपका सिस्टम है, आपका ये जो आप कंटेनर लेके चल रहे हो, तो भैया वर्क डन तो सिस्टम में होगा नहीं, तो चेंज इन वर्क मतलब जीरो। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क डन भी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, mCV डेल्टा T। तो फ्री एक्सपेंशन के कंडीशन में जो इनिशियल टेम्परेचर T1 होगा और जो फाइनल टेम्परेचर T2 होगा, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, आपस में बराबर होंगे। इसके कारण क्या होगा, जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये भी जीरो होगा, और अगर ये दोनों जीरो तो भैया इंसुलेटेड होने के कारण हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन जो आपका वर्क होता है ये भी जीरो होगा, हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका C हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील टैंक प्लेस्ड इन हॉट, देखो इस क्वेश्चन ये आपका कि एक स्टील टैंक है, ठीक है, इसको प्लेस किया गया है जहाँ की जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो कंडीशन फर्स्ट है, इसमें इस कंडीशन में इसकी जो मास है वो 5 kg है, ठीक है। उसके बाद 4 atm इसका प्रेशर है, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 273 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब ये 303 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलता है कि मान लो ये जो आपका टैंक है, इसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दो, इसको रिलीज़ कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो एयर है उसको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन में जो बनता है उस टाइम जो प्रेशर यहाँ पे हो जा रहा है वो 2 atm हो जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जा रहा है आपका 150, मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 423 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अब देखो, अब यहाँ का जो मास है वो क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। मास तो थोड़ा कुछ कम हो गया होगा, यहाँ का अगर मास M1 है, यहाँ का मास M2 है, तो M2 क्या होगा, M2 होगा लेस देन M1 होगा। ठीक है, तो अब टेम्परेचर बोलोगे सर बढ़ा क्यों, टेम्परेचर इसलिए बढ़ गया कि जब यहाँ से गैस बाहर निकल रहा होगा ना, तो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। दैट्स वाई जो इनके टेम्परेचर है, जो कॉलिजन है, जो टक्कर हो रही है ना, इसके कारण इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कितना गैस की अमाउंट जो क्वान्टिटी बाहर गया है। तो देखो मान लो स्टार्टिंग मास M1 है और फाइनल मास M2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना, क्या बता देगा आपको कि कितनी जो क्वान्टिटी है वो भाई हम लोग स्केप कर गई है, मतलब उस कंटेनर से बाहर चली गई है। तो M1 तो आपको पता है कितना 5 kg दिया हुआ है। M2 आपको पता करना है, तो M2 आपको कैसे पता होगा, P2V2 अपॉन RT2। R का वैल्यू अगर गैस की एयर मान लो अगर है तो उसके लिए क्या होता है 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि यार चलो प्रेशर P2 भी 2 atm है, तो देखो 1 atm प्रेशर क्या होता है, 1 atm आपको लेके चलना है यहाँ पे 101.325 पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब V2 नहीं पता। अब मान लो अगर फिक्स्ड कंटेनर है तो V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। तो स्टार्टिंग में अगर हमको V1 निकालना तो कैसे निकलेगा, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। ठीक है, अब आपको देखो M1 जो है वो आपको दे के रखा हुआ 5 kg, R आपको पता है, T1 भी पता, P1 भी पता है। तो यहाँ से जब V1 हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.073 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। और ये जो V1 होगा किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। अब क्या करना है, जब हम लोग यहाँ से M2 निकालना पड़ेगा उस टाइम P2 V2 RT2 सब कुछ रख देंगे और M1 का वैल्यू पता हमके। तो जब M1 माइनस M2 आप यहाँ पे निकालोगे ना, तब इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा आपका 3.21 kg निकल के आएगा। कितना, मतलब गैस हम लोग का क्या हो गया, वो भैया बाहर चला गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका C हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रेटन साइकिल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत आते हैं यार, जेईई वगैरह में हो चाहे कोई भी एग्जाम में, कि जूल साइकिल किसको बोलते हैं। तो ब्रेटन साइकिल को ही हम लोग जूल साइकिल भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि जो ब्रेटन साइकिल है ना, जो गैस टरबाइन होती है वहाँ पे ब्रेटन साइकिल का यूज़ किया जाता है। अगर मैं ब्रेटन साइकिल की पीवी डायग्राम की बात करूँ तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 से 2 जो होता है इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 2 से 3 अगर जो होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का यहाँ पे एडिशन हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। 3 से 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, और 4 से आपका जो 1 होता है यहाँ पे फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन हो जाता है। तो इसमें 4 प्रोसेस कौन से हैं, 2 आइसोबैरिक प्रोसेस जिसको आइसोपिस्टिक भी बोल सकते हो, और 2 आपके यहाँ पे हो गए कांस्टेंट, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रेटन साइकिल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को जूल साइकिल भी बोलते हैं। और ब्रेटन साइकिल का यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे, गैस टरबाइन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 रिवर्सिबल आइसोथर्म का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस तो यहाँ पर है ही नहीं। अब स्टार्टिंग फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रिवर्सिबल आइसोबार, बिल्कुल सही है, एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ए हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिस सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो उतना ही तेज़ी से हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेटल के केस में सिल्वर हो गया, उसके बाद कॉपर आता है। तो सिल्वर का जो मेटल है इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है अप्रोक्स 420 होता है। मेटल के केस में सबसे ज़्यादा इसी का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो भैया इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेज़ी से होगा। कॉपर का जो होता है वो सिल्वर से कम होता है, लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो कॉपर के हम लोग वायर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जो करंट फ्लो करता है कॉपर के वायर में, और जो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे हीट की ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मा क्या होना चाहिए, जल्दी भैया इन वायर से बाहर भी जाना चाहिए, नहीं तो वो मेल्ट होने के चांसेस हो रहेगी। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा रहती है, इसलिए जो हीट का जनरेशन होता है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड के कारण, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो ये रीज़न होता है कि कॉपर की वायर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से गैसेस के केस में क्या होता है कि जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब क्या होता है, कॉलिजन जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या आप बोल सकते हो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस केस में जो गैसेस की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो गैसेस की कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में इसकी जो आंसर है, ये आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
और आपको देखो यार बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन से सब्सटेंस की क्या क्या थर्मल कंडक्टिविटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे देखो अब सबसे ज़्यादा जो होता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा किस सब्सटेंस की अगर पूछा जाए थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। एक फोरियर लॉ होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हम लोग निकालते हैं KA/DT/dx, ठीक है, KA/DT/dx, ये आपका होता है क्या, फोरियर लॉ होता है। ये हीट ट्रांसफ़र निकालते हैं, ठीक है, KA/DT/dx निकालते हैं, जहाँ पे K थर्मल कंडक्टिविटी, Q हो गया आपका हीट ट्रांसफ़र रेट और A हो गया एरिया। तो यहाँ पे जो डायमंड होता है, डायमंड क्या नॉन मेटल है, इसकी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन नॉन मेटल है। कितनी होती है, 2300 वाट पर मीटर पर केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मेटल के केस में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मेटल के केस में सिल्वर का होता है, 437 होता है, आपको ये याद रखना। नोटबुक में अपना क्या करना है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिल्वर के बाद कॉपर का होता है, फिर गोल्ड का होता है, फिर एल्यूमिनियम का, फिर आयरन का, फिर ब्रास का होता है, देन आफ्टर स्टील, उसका लेड हो गया जिसको सीसा बोलते हो, मरकरी, फिर आपका वाटर का हो गया, फिर आपका एयर का हो गया, उसके बाद वाटर वेपर का हो गया। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर्स टेक प्लेस व्हेन। तो बाउंड्री लेयर का जो सेपरेशन का जो जैसे कि जो कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि सपोज मान लो एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपका ट्यूब है, ठीक है, मतलब जहाँ पे एरिया अगर डिक्रीज करता है तो उसको कन्वर्जेंट बोल देते हैं, और जैसे जहाँ पे एरिया बढ़ने लगता है उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोल देते हैं। जैसे कि आपका जो बर्नौली इक्वेशन होता है, तो सपोज क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करता है, तो अगर ये 1 सेक्शन है और ये 2 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन में यहाँ पे जो बर्नौली का इक्वेशन का जो एनर्जी होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की, अगर मान लो कोई इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर एक मॉलिक्यूल रहेगी ना तो उसकी एनर्जी क्या रहेगा, P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1, ये टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर एक एनर्जी बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, लेकिन टोटल अगर उसको जोड़ोगे तो वो कांस्टेंट हमेशा रहने वाली है। तो वन कंडीशन में जो प्रेशर एनर्जी रहती है ना बहुत ज़्यादा रहती है और काइनेटिक एनर्जी कम रहती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है ना बढ़ जाती है और प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। तो 2 वाले सेक्शन में प्रेशर एनर्जी क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, अब मॉलिक्यूल्स का धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ता है तो अपना मोमेंटम गेन करता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या, तो मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। यहाँ पे आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखो जैसे ये 2 से ये आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर ये हाई प्रेशर के जोन में आने वाला है। मतलब अब मॉलिक्यूल्स की जो मोमेंटम है, मतलब उसकी जो गति है एक तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हाई प्रेशर रीजन को भी क्रॉस करके बाहर चला जाए, क्योंकि 2 कंडीशन पे प्रेशर बहुत ही कम है इस जगह के कंपैरिजन में। तो भैया लो प्रेशर से जब फ्लूइड हाई प्रेशर में जाएगा तो यहाँ जो मोमेंटम है उसके कारण थोड़ा सा तो आगे जा पाएगा, लेकिन फिर क्या होगा ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बैक पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये कंडीशन बन गया मॉलिक्यूल्स की पीछे की मुड़ने की, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्लो सेपरेशन की। फ्लो मेरा सेपरेट हो गया, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी गति नहीं है कि भैया वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर के रीजन में चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो फ्लो सेपरेशन होता है जैसे इस जगह पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये क्या हो गया, dP/dx जिसको हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव हो गया। इस एरिया में पॉजिटिव प्रेशर होता है जहाँ पे फ्लो का सेपरेशन होता है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे आपका निगेटिव हो गया, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या सी हो जाएगा कि पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट एंड नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट का सेक्शन में ही फ्लो का सेपरेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मान लो कोई बीम है, कौन सी बीम है आपके यहाँ पे, एक कैंटिलीवर बीम है। तो भाई कैंटिलीवर बीम आपकी होती कैसी है, कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से होता है, एक साइड फिक्स होता है, अदर साइड क्या होता है फ्री पूरी इस तरह लटकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा दिए, इस पॉइंट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है वो कितना होता है, ये होता है। अगर पी लोड लगा कर रखे हो तो ये हो जाएगा PLQ/3EI हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे E इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I इक्वल टू आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा बताओ स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ΔU/ΔP, जहाँ पे U को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर हमें यहाँ से निकालना, अगर मुझे डिफ्लेक्शन पता है, डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन आपका दे के रखा ये वाला, तो क्या करो ΔTU/ΔP लिख दो। अब जैसे ये वाला P इधर चला जाएगा तो फिर ये क्या, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब P को इंटीग्रेशन करोगे तो भैया x⁴n का अगर इंटीग्रेशन करते हो dx, तो इसको क्या लिखते हो, x⁴ में n+1/n+1 लिखते हो। उसी तरह इसका हो जाएगा LQ/3EI जो है ये कांस्टेंट हो गया, और P का सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या लिखोगे P²/2। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, P²/L/6EI जो होती है ये होता है क्या, ये होता है आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला,
किस किस में, जब पॉइंट लोड लगा रहे होंगे हम लोग कैंटिलीवर बीम में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो P²L3/6EI जो होता है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपका क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन वाला केस का। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन वाला के केस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में अगर ADL का लोड का केस है तो इस केस में डिफ्लेक्शन कितना लिखते हो, WL²/8 लिखते हो। ठीक है, W आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड मतलब किलो न्यूटन पर मीटर, जिसको हम लोग EDL बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे अगर कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगा दे तो डिफ्लेक्शन क्या लिखते हो, डिफ्लेक्शन लिखते हो यहाँ पे PLQ/3EI लिखते हो। ठीक है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर बीच में अगर सिर्फ पॉइंट लोड लगाओगे तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा आपका PLQ/48EI निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको बड़ा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इस तरह के पूछते रहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम में लेकिन UDL लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/384 WL⁴/EI हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो देखो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो आपको इन्वर्जन यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि देखो अगर इस तरीके का अगर ये प्लेट है, ठीक है, ये अगर प्लेट कुछ इस तरीके का ये प्लेट रहता है तो सारे इन्वर्जन देखो यहाँ पे याद रख लो आप। अगर मैं इस प्लेट को फिक्स करता हूँ और यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, यहाँ पर भी एक स्लाइडर होता है, डबल स्लाइडर नाम ही है इसका, यहाँ पे ये कनेक्टिंग रोड रहता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस केस में अगर फिक्स कर रहा हूँ किसको, इसको ये वाला जो प्लेट है इसको अगर फिक्स करूँगा तो जो मुझे मिलने वाला है उस केस में जो फर्स्ट इन्वर्जन निकल के आता है उसको बोलते हैं क्या, इलिप्टिकल ट्रेमल। तो अगर पूछा जाए कि बताओ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में इलिप्टिकल ट्रेमल जिसमें हम लोग इलिप्स बनाने के लिए काम करते हैं ये कब मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि जब हम प्लेट को फिक्स करेंगे तो हमें इलिप्टिकल ट्रेमल मिलने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट इन्वर्जन हो गया। सेकंड इन्वर्जन की बात करूं कि जब मैं बीच वाला कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर देता हूं तो इस कंडीशन में जो मुझे मिलता है आपका इन्वर्जन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड हेम्स कपलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओल्ड हेम्स कपलिंग। ठीक है, ओल्ड हेम्स कपलिंग बोलेंगे। थर्ड का जो केस आपका यहाँ पे बन के आता है, थर्ड केस में क्या है कि जब हम लोग किसी एक स्लाइडर को फिक्स करेंगे, ठीक है, एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तो उस टाइम जो आपका बन के आता है उसको बोलते हैं क्या, स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो ये आपके 3 इन्वर्जन आपके निकल के आते हैं किसके, आपके डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, याद रखना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि किसको फिक्स करेंगे हमें क्या मिल जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, कौन सा होगा। देखो तो भाई स्कॉच एक मैकेनिज्म भी आपका इसका होता है, लेकिन कब ये मिलता है, ये जब हम लोग किसी एक स्लाइडर को फिक्स करेंगे तब हमें स्कॉच एक योक मैकेनिज्म मिलेगा। इलिप्टिकल ट्रेमल कब मिलेगा, जब हम लोग प्लेट को फिक्स करेंगे हम लोग। क्लियर है, और ओल्ड हेम कपलिंग कब मिलेगा, जब हम लोग कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन। देखो गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी जो मेटल होता है ना, कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो भाई वो एटम्स मिलकर बना होता है, तो उसमें जो क्रिस्टल जो होता है ना उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक मतलब संरचना होता है। तो जैसे FCC का मतलब होता है फेस क्यूबिक सेंटर, BCC का मतलब होता है बॉडी क्यूबिक सेंटर, ठीक है, SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और SCC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेंटर। तो गामा आयरन जो होता है ये जिसको हम लोग ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं, ये FCC स्ट्रक्चर का होता है। और जितने भी सारे FCC स्ट्रक्चर के जो आपके सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टल जो होंगे, वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब इसमें जो टेंजाइल लोड सहने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, और जो BCC स्ट्रक्चर के रहेंगे इनमें कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता ज़्यादा रहती है, इसलिए ये ब्रिटल नेचर के रहते हैं। क्या रहते हैं, ब्रिटल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताओ कि डक्टाइल नेचर वाले का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो क्या बोलोगे, FCC बोलोगे। अब पूछ दिया गामा आयरन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, आप क्या बोलोगे, गामा आयरन का होता है FCC, और अल्फा आयरन का पूछेगा भैया तो उसका होता है क्या, BCC। तो एक जो अभी स्लाइड में बताने जा रहा हूँ, पता नहीं कितने क्वेश्चन इससे बनते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना पूरा एकदम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पूछा जाएगा आपको कि सिंपल क्यूबिक सेंटर का बताओ, एग्जांपल बताओ, तो क्या क्या हो सकता है, मैंगनीज, पोलिनियम और फ्लोरेस्पर, तीनों एग्जांपल याद रखना, बहुत आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद BCC का पूछेगा तो सोडियम हो गया, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिडियम,
टेंटलम, लिथियम, पोटेशियम, आयरन। आयरन मतलब कि देखो आयरन का केस में जैसे कि हम 0 से 768 डिग्री सेल्सियस तक जब जाते हैं ना, तो इस टाइम जो हमें अल्फा आयरन मिलता है, ठीक है। अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है बीसीसी होता है, ठीक है। अब 768 के बाद जैसे आप जाते हो तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है 0 से अल्फा जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और 768 के बाद ये नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, तो जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी में उसी को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो 768 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो 910 से लेके आपका जो 1400 डिग्री सेल्सियस वाला जो आपका टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो गामा आयरन का होता है। गामा आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी होता है आपका। अगर मैं बात करूँ एफसीसी का, अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ ना, तो एफसीसी के एग्जांपल देखो कौन कौन से हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यार, लिख लेना इसको। कॉपर हो गया, निकेल, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, लेड, सिल्वर, आयरन, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल नेचर के होते हैं, और ये हार्ड एंड ब्रिटल का होता है। अगर मैं एससीपी की बात करूँ तो कुछ इसके भी एग्जांपल जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ठीक है, बेरिलियम, कैडमियम और कोबाल्ट। तो ये आपको नोट्स में लिख लेना है और इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन में 10th ये है कि एन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ हार्ड स्फीयर एटम्स विल बी। अभी मैंने आपको बताया कि जो बीसीसी स्ट्रक्चर के जो एटम होते हैं वो क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना यार, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने आपको एक जगह आपको करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सिंपल क्यूबिक सेंटर हो गया, बॉडी क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। इस वाले को अब छोड़ दूँ। तो अगर ए और आर के बीच का रिलेशन पूछा जाएगा कि ए मतलब क्या, कि अगर क्यूब है तो क्यूब का साइड क्या हो गया, ए हो गया। अगर मान लो कोई स्फीयर है उसका रेडियस आर हो गया। एन ए बी का मतलब यहाँ क्या, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। सी मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, और ए पी एफ का मतलब होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। बहुत आते हैं क्वेश्चंस, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेंटर का केस में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू 2r होता है। बीसीसी के केस में 4r अपन रूट 3 होता है। एफसीसी के केस में 4r अपन अंडर रूट 2। एससीपी के केस में ए इक्वल टू 2r होता है। पूछा जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 होता है। बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, और एससीपी में 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेंटर में 6 होंगे, बॉडी क्यूबिक सेंटर में 8 होंगे, फेस क्यूबिक सेंटर में 12 होंगे, और एससीपी में भी 12 होंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक में 0.52, बीसीसी में 0.68, एफसीसी के लिए 0.74, और एससीपी के लिए भी होता है 0.74। तो किसके लिए पूछा, बीसीसी के लिए। देखो बीसीसी के लिए कितना 0.68, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट बैटल मतलब भाई लड़ाई हुआ था पानीपत का, तो कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो देखो क्लियर रखना, ये तीनों आपके पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ जो हुआ था ना, तो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था आपका, ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी एंड बाबर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देख लो फर्स्ट बैटल किसके बीच हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें विक्ट्री किसका हुआ था, विक्ट्री हो गया था भैया, बाबर इसमें जीत गया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सेकंड पूछा जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था। देखो 1526 में 30 साल जोड़ दो तो 1556 बन जाएगा ना। तो 1556 में हुआ था 5 नवंबर 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके बीच, हेमू वर्सेस अकबर, ठीक है। तो इसमें कौन जीता था सेकंड वाले में, तो हमेशा याद रखना अकबर इसमें जीता था और हेमू को हराया था, ठीक है। थर्ड की बात करूँगा तो फर्स्ट आपका हो गया 1526 हो गया पहला युद्ध, जिसमें आपका बाबर जीता था, इब्राहिम लोधी को हरा गया। 1556 में आपका हेमू को हराया था किसने, अकबर ने। और 1500 आपका 1761 है उसको वही तीसरा पानीपत का युद्ध, अफगान वर्सेस मराठा, ठीक है। तो अफगान जो है उसने मराठा को हरा के इसमें जीत हासिल किया था थर्ड पानीपत वाले युद्ध में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मुगल एम्पायर है, मतलब भाई मुगल में स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आया था, तो ये वाला ट्रिक याद रखना, सबसे पहले आया था कौन, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था, बाबर आया था कब, 1526 में आया था। पहला पानीपत का युद्ध उसने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था और उसको उसने हराया भी था, ठीक है। तभी से मुगल का मतलब आगमन हो गया था हमारे कंट्री में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कितना है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है भैया हमारा मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले हमारे मतलब देश में मौलिक कर्तव्य था नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स देकर रखा था, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं कि हाँ ये अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, ठीक है। और ये पार्ट थर्ड में आता है, किस में आता है, पार्ट आपका जो है थर्ड आता है, ठीक है। टोटल 25 आपके पार्ट हैं, तो थर्ड पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, कितने 12 से 35 के आर्टिकल के बीच में आते हैं और टोटल 6 होते हैं। तो मौलिक अधिकार दिया गया ना आपको, तो मौलिक अधिकार पूछा जाएगा किस कंट्री से हम लोगों ने बोरो किया है, तो ये हम लोगों ने आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़, भैया अगर आपको अधिकार मिला है ना, तो अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे टोटल 11 है। ये पहले था नहीं, लेकिन जब 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगाया गया, आपका इमरजेंसी लगाया गया 1977 तक, तो उन्होंने संविधान में 42वां संशोधन मतलब 42वां अमेंडमेंट किया था, उसी में उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया था, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा जाएगा कि किस कंट्री से बोरो किए हम लोग, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग बोरो किए हैं वो रशिया से किए हैं। तो शुरू में तो रशिया थी नहीं, पहले इसको हम लोग क्या बोलते थे, USSR बोलते थे, जो 1992 में इसका विघटन होके 24 या 23 कंट्री में बट गया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया, फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 है, यूएसए से बोरो किए थे और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, ये पार्ट थर्ड में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 11 है, 42वां संशोधन करके हमारे संविधान में ऐड किया गया था जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। और रशिया के द्वारा मतलब रशिया से हम लोगों ने ये बोरो किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन 13, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाई। तो देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ होता है न्यूटन्स का, वो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं कि भैया अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन जो आपका सेकेंड जो आपका लॉ होता है न्यूटन का, वो बात करता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dv/dt को क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो भैया सेकंड लॉ ऑफ जो होता है न्यूटन्स का, वहाँ से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप जैसा दूसरों के साथ करने वाले हो आपके साथ भैया सेम कंडीशन होने वाला है, क्लियर है। तो उसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। विच इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, मतलब भैया कौन सी ऐसी रिवर है जो वेस्ट के साइड में फ्लो करती है। तो सबसे पहले आप देखो मैप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई वेस्ट में कौन कौन फ्लो करती है। तो ये वाला पार्ट मेरा ईस्ट हो गया, ईस्ट में जिसमें बे ऑफ बंगाल और यहाँ नीचे में रहता अंडमान निकोबार रहता है, ये आपका वेस्ट हो गया, जिसको हम लोग अरेबियन सी बोलते हैं। इधर आपका लक्षद्वीप रहता है, ठीक है, इधर लक्षद्वीप रहता है, इधर अरेबियन सी रहता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नर्मदा, ये नर्मदा एक रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारी जो आपकी रिवर यहाँ से निकल के आई हुई है, जैसे यहाँ पे गोदावरी आपको दिख रहा होगा, ये गोदावरी भी आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो गंगा यहाँ से आपका निकल के आती है, यमुना निकल के आती है, फिर यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से निकल के आता है तिब्बत से। तो ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलता है उसको स्टार्टिंग में यारलंग सांगपो बोलते हैं, पर जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाता है तो उसको वहाँ पे दिबंग बोलना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो असम में एंट्री करता तब उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब आपका मतलब यहाँ पे जब वो आपका बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली रहती है, तब गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, तो उसको हम लोग मेघना बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेघना। तो इसको आपको याद रखना है कि शुरू में ब्रह्मपुत्र का रिवर जहाँ से ओरिजिन होता है तिब्बत से, तो उसको वहाँ पर यारलंग सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिबंग दिया गया है, असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जब वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसको वहाँ पे मेघना बोला जाता है। और उसके बाद ये जो हमारी गंगा जो रिवर है ना, तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसको वहाँ पे पद्मा बोलते हैं, क्लियर है। चलो तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या, यूनाइटेड नेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो यूनाइटेड नेशन डे है ना, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसमें, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आया होगा यार। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे सजेशन दो यार, तभी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और बिलीव मी यार, आप कंटिन्यू डिस्कशन सुनते रहो, आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू अगर आप रहते हो ना, तो आपको मैं डेली वीडियोज़ के डिस्कशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में उसका बेनिफिट आने ही वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको लगता है यार कि आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ यार आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जैसे कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, आप जितना बांटोगे आपका उतना बढ़ने वाला है। अगर आपको लगता है ये बेनिफिट है, अगर आप यहाँ तक पहुँचो मतलब डेफिनेटली ये चीज़ बेनिफिट है, तो जो भी आपके ग्रुप होंगे, आपके व्हाट्सअप फेसबुक, ज़रूर शेयर करना, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो यार, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।